आज हम इस क्लास के अंदर सेक इनवर्स के उन 4 रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहले नंबर पर ये होगा डोमेन, दूसरे नंबर पर रेंज होगी, तीसरे नंबर पर क्वाड्रेंट में वैल्यूज का क्या महत्व होता है और चौथे नंबर पर इसका ग्राफ होगा। यदि ये चारों के चारों रहस्य यदि आपको कॉट इनवर्स के जानने हैं तो इस क्लास को देखना बिल्कुल ही मिस मत करना, और इस क्लास का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है। तो आज हम क्लास की शुरुआत करें तो उससे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में समझेंगे, ताकि मैं जो भी वैल्यूज आपको बताऊं कि कौन से एक्सिस पर हैं तो आप उसको आसानी से समझ सको। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, और जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको मूल बिंदु कहा जाता है, और उनके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0,0 होते हैं। जब मूल बिंदु से इस साइड की ओर जाएंगे तो एक्स एक्स की पॉजिटिव वैल्यू आती है जिसको एक्स से डिनोट किया जाता है। जब मूल बिंदु से इस साइड की ओर आएंगे तो एक्स एक्स की नेगेटिव वैल्यू आती है जिसको एक्स डैश से डिनोट किया जाता है। जैसे जैसे मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाएंगे तो वाई एक्स की पॉजिटिव वैल्यू आती है जिसको वाई से डिनोट किया जाता है, और जैसे जैसे मूल बिंदु से नीचे की ओर आएंगे तो वाई एक्स की नेगेटिव वैल्यू आती है और उसको वाई डैश से डिनोट किया जाता है। अब हम देखेंगे y इज इक्वल्स टू sec x। ये हमारा ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का मतलब होता है त्रिकोणमितीय फलन। लेकिन जब इस सेक को इस साइड लेके चले जाएंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि x इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स y, और ये हमारा इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा जिसको हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन सेक इनवर्स का सबसे पहला रहस्य हम जानने की कोशिश करेंगे और वो होगा डोमेन। हिंदी में इसको प्रांत कहा जाता है, लेकिन डोमेन की जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो हमेशा हमेशा एक्स एक्सिस पर डिनोट की जाती हैं। लेकिन सेक इनवर्स का जो डोमेन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि रियल नंबर में से यानी वास्तविक संख्याओं में से 2n + 1 ब्रैकेट 1 π/2 यानी इनका जितना भी गुणांक आएगा उनकी जो वैल्यूज हैं वो इन रियल नंबर में से आपको कम करनी पड़ेगी। और वो वैल्यूज क्या हो सकती हैं? वो वैल्यूज होती हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या करके r का मतलब रियल नंबर माइनस छोटा ब्रैकेट -1 से लेके +1। इसका मतलब ये होता है कि -1 से लेके +1 के बीच में जितनी भी वैल्यूज आती हैं वो डोमेन के अंदर इंक्लूड नहीं की जाएगी। जब आपने सेक थीटा की जितनी भी वैल्यूज देखी उसके अंदर -1 से 1 के बीच में वैल्यूज नहीं आती हैं। इसका मतलब सीधा सीधा यही होता है। जब हम सेकंड की बात करेंगे तो हमारा जो सेकंड रेशियो होता है और वो होता है रेंज। हिंदी में इसको परिसर कहा जाता है, और परिसर को हमेशा हमेशा y एक्सिस पर डिनोट किया जाता है। लेकिन सेक इनवर्स y का जो रेंज होती है वो क्या होती है, मैं यदि आपको इंटरवल में बताऊं, अंतराल में बताऊं, तो कुछ इस प्रकार से होगी -π से लेके 0 तक बड़ा ब्रैकेट। लेकिन उसमें से आपको -π/2 घटाना होगा। दूसरे नंबर पर 0 से लेके +π तक बड़ा ब्रैकेट, लेकिन इनमें से π/2 घटाना होगा। तीसरे नंबर पर यदि हम बात करें तो π से लेके 2π तक, लेकिन इसमें से -3π/2 घटाना होगा। ठीक है ना?
यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट है, इसका मतलब समवर्त अंतराल होता है, और इसका मतलब ये हुआ कि -π और 0 के बीच में जितने भी एंगल आते हैं वो भी इंक्लूड किए गए हैं, लेकिन साथ ही साथ -π और 0 को भी इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर यदि छोटा ब्रैकेट बन जाता कुछ इस प्रकार से, तो इसका मतलब ये हो जाता कि -π और 0 को इंक्लूड नहीं किया गया है, अर्थात इनके बीच वाले जितने भी एंगल है उनको इंक्लूड किया गया है। ये हमारा जो होता है वो मुख्य शाखा कहलाती है। मुख्य शाखा जो होती है बड़ा ब्रैकेट के अंदर 0 से π माइनस कर लेते हैं π/2 को, तो यहां पर हम लिखेंगे मुख्य शाखा। सेक इनवर्स की जो मुख्य शाखा होती है वो हमेशा 0 से π तक, लेकिन इसमें से आपको π/2 को सब्ट्रैक्ट करना होता है। लेकिन इनके बीच में या इनके बराबर जितनी भी वैल्यूज आती हैं उसको मुख्य मान कहा जाता है, या इंग्लिश में प्रिंसिपल वैल्यूज कहा जाता है। मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यूज। जो किनके बीच में आती है? मुख्य शाखा के बीच में आती है। ठीक है, अब सेक इनवर्स के तीसरे रेशियो को जानने की कोशिश करेंगे, और वो होगा क्वाड्रेंट में वैल्यूज का महत्व। क्वाड्रेंट में वैल्यूज का महत्व क्या होता है? तो हम सेक थीटा की 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक की वैल्यूज को फाइंड करना हम यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास होता है 0 डिग्री, फिर होता है 30 डिग्री, फिर होता है 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। 90 डिग्री पर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है उसका अंत हो जाता है और सेकेंड क्वाड्रेंट की शुरू हो जाती है। जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल को जब देखेंगे तो उस समय हम एंगल को किस प्रकार से फाइंड करेंगे? तो वहां पर 90 डिग्री के साथ सबसे पहले 0 को ऐड किया तो 90 डिग्री ही आ गया, लेकिन 90 डिग्री के साथ 30 डिग्री को ऐड किया तो 120 डिग्री आ गया। 90 के साथ 45 को ऐड किया तो 135 डिग्री, जब 90 के साथ 60 को किया ऐड तो 150 डिग्री, और जब 90 के साथ 90 को ऐड किया तो 180 डिग्री। लेकिन 180 डिग्री पर हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट समाप्त हो जाता है, जो 90 डिग्री से तो शुरू होता है और 180 पर अंत होता है। जैसे हम थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर प्रवेश करेंगे उस समय हमारे जो जितने भी एंगल्स होंगे उनको कैसे फाइंड करेंगे? तो 180 डिग्री के साथ पुनः 0 को ऐड करेंगे तो 180 आएगा। जब 180 डिग्री के साथ 30 डिग्री को ऐड करेंगे तो 210 डिग्री आ जाएगा। जब 180 डिग्री के साथ 45 को ऐड करेंगे तो 225 डिग्री, जब 180 डिग्री के साथ 60 को ऐड करेंगे तो 240 डिग्री, जब 180 के साथ 90 डिग्री को ऐड करेंगे तो 270 डिग्री। लेकिन 270 डिग्री पर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट समाप्त हो जाता है, जो 180 डिग्री से तो शुरू होता है लेकिन उसका अंत 270 पर हो जाता है। वैसे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एंगल को जब फाइंड करेंगे तो उस समय हम क्या करेंगे? पुनः 270 डिग्री के साथ 0 को ऐड कर देंगे, और जैसे 0 को ऐड किया तो 270 डिग्री ही आ गया। लेकिन 270 डिग्री के साथ 30 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 300 डिग्री का एंगल आ जाएगा, और जब 270 डिग्री के साथ 45 को ऐड करेंगे तो 315 डिग्री आ जाएगा। जब 270 के साथ 60 को ऐड करेंगे तो 330 डिग्री आ जाएगा। लेकिन जब 270 डिग्री के साथ 90 को ऐड करेंगे तो 360 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा चौथा क्वाड्रेंट भी समाप्त हो जाता है, और चौथे क्वाड्रेंट के अंदर जो थीटा होता है वो 270 डिग्री से बड़ा होना चाहिए लेकिन 360 डिग्री से कम होना चाहिए। ये तो हमने एंगल की रेडियन डिग्री के अंदर वैल्यूज देखी, लेकिन रेडियन के अंदर यदि वैल्यू देखें तो 0 डिग्री की वैल्यू रेडियन में 0 ही होती है, 30 डिग्री की वैल्यू π/6 होती है, 45 डिग्री की वैल्यू π/4 होती है, 60 डिग्री की वैल्यू π/3 होती है, 90 डिग्री की वैल्यू π/2 होती है। यहाँ पर आगे के भी जितने भी एंगल है वो आप फाइंड कर सकते हो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन वाले फॉर्मूले से। लेकिन 180 डिग्री की वैल्यूज पाई होती हैं रेडियन के अंदर, 270 डिग्री की रेडियन के अंदर वैल्यूज 3π/2 होती है, लेकिन 360 डिग्री की वैल्यू रेडियन में 2π होती है।
आपको ये भी पता है कि sec 0 डिग्री की जो वैल्यूज होती हैं वो 1 होती हैं और ये cos थीटा का इनवर्स होता है, इसलिए यहाँ पर आ गया 1। 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे 37 डिग्री की वैल्यू 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, 45 डिग्री की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2, 60 डिग्री की वैल्यू 2 और 90 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी। जब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यूज को जब हम फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितनी भी वैल्यूज आई हुई है उसको राइट से लेफ्ट की ओर पुनः लिख देंगे। जैसे ही पुनः लिखा तो हमारे पास 120 डिग्री की वैल्यूज जो है वो 2 आ गई, 135 डिग्री की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गई, 150 डिग्री की वैल्यू 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गई और 180 डिग्री की वैल्यू 1 आ गई। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यूज को फाइंड करेंगे तो उस समय सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जितनी भी वैल्यूज आई हुई हैं उसको हम क्या कर लेंगे, राइट से लेफ्ट की ओर लिखा तो हमारे पास 210 डिग्री की वैल्यूज जो है वो 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गई, लेकिन 225 डिग्री की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 आई, 240 डिग्री की वैल्यू 2 और 270 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई। लेकिन जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यूज को जब फाइंड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जितनी भी वैल्यूज आई हुई हैं उसको राइट से लेफ्ट की ओर पुनः लिख देंगे। तो 300 डिग्री की जो वैल्यूज है वो हमारे पास कितनी आ गई, 2, लेकिन 315 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 330 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 360 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, 1। आपको ये भी पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर थीटा जो होता है वो 0 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन 90 डिग्री से छोटा होता है। आपको ये भी पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर थीटा 90 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन 180 डिग्री से वो छोटा होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर थीटा 180 डिग्री से तो वो बड़ा होता है लेकिन 270 डिग्री से वो थीटा छोटा होता है। आपको ये भी पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर थीटा 270 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन 360 डिग्री से वो थीटा छोटा होता है। आपको ये भी और पता है कि sec थीटा जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो यहाँ पर जितने भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यूज आई हुई हैं वो सभी की सभी पॉजिटिव की ही होगी, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव का साइन ही रहने देंगे। लेकिन जैसे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हम प्रवेश करेंगे तो उस समय sec थीटा जो होता है वो नेगेटिव की वैल्यूज देता है, इसलिए यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी वैल्यूज आई हुई हैं इन सभी के आगे हम नेगेटिव का साइन रख देंगे, जिससे sec थीटा की नेगेटिव वैल्यूज बन जाएगी। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट तो हमारा समाप्त हो गया। जैसे हम थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर प्रवेश करेंगे तो उस समय जो हमारा sec थीटा होता है वो भी हमारी नेगेटिव की वैल्यूज देता है, तो यहाँ पर भी जितनी भी पॉजिटिव्स की वैल्यूज आपको दिखाई दे रही हैं उन सभी के आगे नेगेटिव का साइन रख देंगे, जिससे हमारा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर भी sec जो थीटा है वो नेगेटिव्स की वैल्यू दे सके। जैसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर प्रवेश करेंगे उस समय जो sec थीटा होता है वो पॉजिटिव की वैल्यूज देता है, इसलिए यहाँ पर जितने भी वैल्यूज पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं इनके आगे पॉजिटिव का ही साइन रहने देंगे। अब यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि sec थीटा के अंदर थीटा को जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हुए जाएंगे तो क्या इसकी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यूज क्या इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये हम समझने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप, सेकंड की, थर्ड की और फोर्थ की। तो यहाँ पर मैंने लिखा sec थीटा, ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कुछ इस प्रकार से बना, सेकंड कुछ इस प्रकार से, थर्ड कुछ इस प्रकार से और अंततः फोर्थ कुछ इस प्रकार से बना। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर sec थीटा की बात करेंगे तो थीटा जैसे जैसे आप इंक्रीज करते हुए जाएंगे वैसे वैसे वैल्यूज भी इंक्रीज होती हुई जा रही हैं, और वो कहां से कहां तक, तो 1 से इनफाइनाइट तक। तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 से इनफाइनाइट की ओर बढ़ती है।
जब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे उस समय जो सेक थीटा होता है वो नेगेटिव्स का होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस इन्फिनिट से -1 की ओर हो रहा है। इसका मतलब ये है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर भी वैल्यूज बढ़ रही हैं। वो कहाँ से बढ़ना शुरू हो रही हैं, यानी माइनस इन्फिनिट से लेके 1 की ओर। एक की ओर बढ़ती है। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर भी सेक थीटा जो होता है वो नेगेटिव्स का होता है, और यहाँ पर जो वैल्यूज है वो -1 से माइनस इन्फिनिट की ओर जा रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी जो वैल्यूज है वो डिक्रीज हो रही है, -1 से माइनस इन्फिनिट की ओर। घटती है। यहाँ पर -1 का होगा क्योंकि यहाँ पर 180 डिग्री पर क्या है, -1 है। लेकिन जब हम थर्ड क्वाड्रेंट, तो हमारा समाप्त हो गया। जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमने प्रवेश लिया तो उस समय क्या हुआ कि यहाँ पर जो है वो इन्फिनिट से लेके 1 की ओर जा रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सेक थीटा की वैल्यूज पॉजिटिव की होती हैं, इसलिए यहाँ पर इन्फिनिट से 1 की ओर घटता है। अब सेक इनवर्स का जो चौथा रेशियो है वो तीसरे रेशियो को ध्यान में रखते हुए हम सॉल्व करेंगे, और जो चौथा रेशियो होता है वहां पर हम देखेंगे ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स y का। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, ये हमारा कुछ इस प्रकार से x एक्सिस हो गया, कुछ इस प्रकार से हमारा y एक्सिस हो गया। जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको मूल बिंदु कहा जाता है, और उसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। x एक्सिस पर मैंने ये भी बताया था कि डोमेन की जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो x एक्सिस पर डिनोट की जाती है, और हिंदी में इसको प्रांत कहा जाता है। लेकिन y एक्सिस पर रेंज को डिनोट किया जाता है, और हिंदी में इसको परिसर कहा जाता है। डोमेन जो होता है वो हमारा कहां से कहां तक होता है, यानी -1 से लेके 1 को छोड़कर अन्य सभी वास्तविक मानों को ये ग्रहण करता है। तो मैंने लिख दिया +1, +2, +3, +4, ऐसे करता हुआ इन्फिनिट की ओर जाएगा। माइनस के अंदर -1, -2, -3 करता हुआ माइनस इन्फिनिट की ओर जाएगा। जब y एक्सिस के अंदर जीरो मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारी रेंज आ जाएगी π/2 3π/2 2π। जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे तो नेगेटिव्स में रेंज आ जाएगी -π/2 -π -3π/2 और -2π। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा क्या कहता है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो 0 से तो बड़ा और π/2 तक लाई करता है। 0 भी इसके साथ इंक्लूड होता है। तो 0 पर क्या कहा इसने कि 1 होता है, और जैसे जैसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का अंत होता है π/2 पर, वहां पर प्लस का इन्फिनिट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ग्राफ बन जाएगा। ये देखो 0 डिग्री पर तो कितना था, प्लस का 1, π/2 पर क्या हो जाएगा, इन्फिनिट। तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। अब ये कह रहा है सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कह रहा है कि π/2 पर तो माइनस इन्फिनिट होना चाहिए। जैसे जैसे आप पाई पर चले जाओगे तो पाई पर -1 होना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से होगा कि π/2 पर तो माइनस का इन्फिनिट, लेकिन जैसे ही पाई पर आ जाओगे तो उस समय -1 हो जाएगा, पूरा 0 नहीं होगा, -1। तो कुछ इस प्रकार से। लेकिन जब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हम बात करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट कहां से शुरू हो जाता है, पाई से शुरू होता है, 3π/2 पर अंत होता है। तो पाई पर -1, तो देखो -1 आ गया है। लेकिन वो कह रहा है कि जैसे जैसे 3π/2 पर पहुंच जाओगे तो उस समय माइनस का इन्फिनिट हो जाएगा। तो हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। हाँ, कुछ इस प्रकार से बनेगा। लेकिन जब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जब हम जाएंगे तो वो कहता है फोर्थ क्वाड्रेंट की शुरुआत 3π/2 से तो शुरू होती है, लेकिन 2π पर अंत हो जाता है। 3π/2 पर इन्फिनिटी होना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे 2π पर जाओगे तो 2π पर 1 आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ग्राफ बनेगा। 3π/2 पर इन्फिनिटी और धीरे धीरे 2π पर 1 हो जाएगा,
और थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो फिर यहाँ पर रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ चला जाएगा, ऐसे आगे बढ़ता हुआ जाएगा। जब हम नेगेटिव्स की ओर आएंगे तो 0 डिग्री पर हमारा 1 होगा, लेकिन -π/2 पर पॉजिटिव हाईएस्ट चला जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब -π/2 से शुरू होंगे तो उस समय क्या होगा सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर कि माइनस इनफाइनाइट का होगा, -π पर माइनस का 1 हो जाएगा और -3π/2 पर पुनः माइनस का चला जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ग्राफ बन जाएगा ऐसे, यानी -π पर तो हाईएस्ट हो गया, नहीं -1 हो गया, -π/2 पर नेगेटिव में हाईएस्ट हो गया और -3π/2 पर फिर से माइनस में नेगेटिव में हाईएस्ट हो गया। तो यहां पर हम एक चीज समझेंगे कि जो सेक इनवर्स की जो मुख्य शाखा होती है वो कहां से कहां तक लाई करती है। तो हम करेंगे 0 से पाई के बीच में। तो 0 ये और पाई ये है। तो ये जो है ना, एक तो ये ग्राफ और एक यहां से लेके यहां तक, ये जो रेड वाला है ना, एक तो ये और एक ये दोनों मुख्य शाखा कहलाते हैं। मैंने पहले भी बताया था मुख्य शाखा जो होती है वो 0 से लेके पाई के बीच में होती है, लेकिन इसमें से π/2 को निकालना होता है। π/2 को निकालना होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर वैल्यूज आई नहीं आई, यहाँ पर खाली है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर इसको निकाला जाता है। तो मुझे लगता है कि सेक इनवर्स के आपको चारों के चारों रहस्य समझ में बिल्कुल आए होंगे। पहले नंबर हमने डोमेन को देखा, दूसरे नंबर रेंज को देखा, तीसरे नंबर पर क्वाड्रेंट में वैल्यूज को देखा और चौथे नंबर पर हमने सेक इनवर्स का ग्राफ समझने की कोशिश की। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जरूर समझ में आए होगा। यदि आपको आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्त तक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना।